डियर स्टूडेंट्स। सो आप सभी का स्वागत है पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एटॉमिक रेडियस। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। सो सब लिखिए एटॉमिक रेडियस। तो बेसिकली हम जो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं, है ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, लिखें इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटम की प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे पास में एटम की प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंस होती है, किन किन फैक्टर्स से होती है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है हमारे पास में एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस होता है आपके पास में। पहले मैं एटॉमिक रेडियस डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद में मैं आपके पास में लेके आऊँगा सेकंड जो होगा मेरे पास में आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करूँगा, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में लास्ट जो पोर्शन होगा वो उसमें मैं लूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है आपके पास में, इसको अपने एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है और ये सारी एटम की प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी है। तो एटॉमिक रेडियस सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। तो एटॉमिक रेडियस से आपको क्या समझ में आता है? तो एटॉमिक रेडियस से हमें ये समझ में आता है सभी बच्चों को कि हमें यहाँ पे एटम के सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर करना है, जो एकदम आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं अपने रेडियस ऑफ द एटम। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं आर बोल देता हूँ, और ये जो आर है ये है आपके पास में बेटा रेडियस ऑफ द एटम। दिस इज रेडियस ऑफ एटम। और ये कहाँ से मेजर होता है? ये मेजर होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम से। सेंटर ऑफ द एटम का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस से। तो ये मेजर करते हैं अपने सेंटर ऑफ द एटम यानी कि न्यूक्लियस से। तो कहाँ तक मेजर होता है? टुवर्ड्स द आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस ऑफ द एटम होता है वहाँ तक, सेंटर ऑफ द एटम से आउटर सरफेस तक। तो मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ एटम टू आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का मतलब ये होता है आउटर सरफेस पे हमारे पास में प्रेजेंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ तक का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। सो मैं इसकी डेफिनेशन बोल सकता हूँ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between, it is the distance between nucleus, it is the distance between nucleus and valence shell electron, valence shell electron of an atom। पर ये जो डेफिनेशन है ये एकदम हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है, बिकॉज देखो ये डिस्टेंस मेजर कर पाना मुश्किल है। ये डिस्टेंस मेजर कर पाना मुश्किल है। आप इस पर मार्क करें कि ये डिस्टेंस मेजर कर पाना मुश्किल क्यों है। डिस्टेंस हमें मेजर करना है बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस हमें मेजर करना है बिटवीन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मेजर करना है। पर ये डिस्टेंस मेजर करना डिफ़िकल्ट है बेटा। तो मैं आपको अब बताता हूँ क्यों डिफ़िकल्ट है। तो लिखें इसमें, ये रब कर देते हैं, लिखें it is difficult to measure, it is difficult to measure, it is difficult to measure, to measure distance, it is difficult to measure distance between nucleus
एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बिकॉज, इसके कई कारण हैं। बिकॉज पहला कारण तो ये है कि ज़्यादातर जो एटम्स नेचर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। मोस्टली एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। तो आपको एक आइसोलेटेड एटम नहीं मिल सकता है, तो लिखें मोस्टली एटम्स आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। मोस्टली एटम्स आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। इसलिए आपको यहाँ पे एक अकेला एटम मिल पाना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। मोस्टली एटम्स आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो आपके पास में हो सकता है जैसे फ्लोरीन F2, या फिर डायमंड। डायमंड में भी कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एटसेट्रा। इस टाइप के आपके पास में मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। फिर हमारे पास में है दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास में इट इज़ नॉट पॉसिबल to locate an electron around the nucleus ठीक है ना, as it is continuously मूविंग। वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है एटम के चारों तरफ। तो इसलिए हम, ये दूसरी चीज़ है कि हम उसकी पोजीशन भी नहीं बता पा रहे। और है ना, ये दो कंडीशन हमारे पास में आ रही है कि एक तो हमें एटम नहीं मिल रहा बेटा, आइसोलेटेड एटम नहीं मिल रहा। तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए एक तो एटम चाहिए आपको। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आप इलेक्ट्रॉन को भी लोकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में दो रीज़न है, ठीक है। सो रेडियस हम एक एटम की फ्री स्टेट में नहीं फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक आइसोलेटेड एटम चाहिए आपको, ठीक है ना। एक क्या चाहिए, आइसोलेटेड एटम चाहिए। तो एक आइसोलेटेड एटम चाहिए आपको जब लोकेट करना है आपको इलेक्ट्रॉन को। तो वो आइसोलेटेड एटम आप नहीं मिलता है हमें, ठीक है ना, मोस्टली नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता पाना बहुत मुश्किल है। आपने एक लॉ भी पढ़ा होगा इस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसको अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने ये बात भी कही, प्रूव भी करी अपने एक्सपेरिमेंट में, कि लोकेशन और मोमेंटम दोनों हम छोटे पार्टिकल्स के लिए एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं। देन हमारे पास में आगे बढ़ते हैं अपने। तो अब हम एटॉमिक रेडियस मेजर कैसे करें? तो एटॉमिक रेडियस मेजर करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसा मिलता है एटम वैसा ही ले लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब एटम को कंबाइंड स्टेट में लेंगे। और एटम को जब कंबाइंड स्टेट में लेंगे तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूज़ हो जाते हैं। तो आपके पास में देखें, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में ये एक एटम है, मान लीजिए ये आपके पास में एटम है और इसने मॉलिक्यूल बनाया हुआ ये, और इसका मॉलिक्यूल का ये दूसरा जो आपके पास में ये दोनों एटम्स हैं आपके पास में, ये एटम 1 और ये एटम 2। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड स्टेट। तो लिखें आगे, सो आइसोलेटेड स्टेट में तो नहीं मिल सकता, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो रेडियस इज मेजर्ड ऑफ एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। उसको एक कंबाइंड स्टेट में हम मेजर करेंगे, इन कंबाइंड स्टेट व्हेन इट इज सिंगल bonded with same atom, यानी कि होमो एटॉमिक स्पीशीज होनी चाहिए, एक जैसे एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिया, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज
ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कोवलेंट रेडियस निकालना है। तो मेरा जो मेजरमेंट करने का तरीका होगा वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लूँगा, जो कि मेरे पास में इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ से मैं एक लाइन पास करूँ और मैं यहाँ से इसके न्यूक्लियस से एक लाइन पास करूँ, तो मैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सकता हूँ। उसी को अपने बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो मैं करूँगा क्या, मैं बॉन्ड लेंथ मेजर करूँगा, मैं बॉन्ड लेंथ मेजर करूँगा इसकी, और उस बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर दूँगा तो मेरे पास में इजीली मुझे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट है। बॉन्ड लेंथ को अगर आप आधा कर दोगे तो आपके पास में ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये डिस्टेंस आएगा, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या मान लेंगे, एटॉमिक रेडियस मान लेंगे। हालांकि हमारे पास में और कोई मेथड नहीं है तो हमें यही मेथड से काम चलाना पड़ता है। ये एग्जैक्ट तो नहीं देता पर आपको ये अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक रेडियस का आइडिया ज़रूर दे देगा। तो मैंने ये बॉन्ड लेंथ मेजर किया और इस बॉन्ड लेंथ को क्या कर दूंगा बेटा, मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे दोनों एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सेंटर से, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कंबाइंड स्टेट में ही मिलता है और मैं सिंगल बॉन्डेड ही क्यों ले रहा हूँ। तो सिंगल बॉन्डेड एटम मैं इसलिए लेता हूँ बेटा, सिंगल बॉन्डेड एटम मैं इसलिए लेता हूँ, किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्डेड होंगे उसी से मेजरमेंट मैं करूँगा, इसलिए लेता हूँ क्योंकि देखो सारे बॉन्ड, सारे जो एटम्स हैं, आप मेरे को बताइए, सारे एटम्स हैं, सारे एटम्स डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, सारे एटम ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, पर सारे एटम सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा क्राइटेरिया लेना था जो सारे एटम सेटिस्फाई करे। तो इसलिए मैंने बोला सिंगल बॉन्डेडली आपके पास में एटम्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने होमो एटॉमिक क्यों बोला। तो होमो एटॉमिक बेटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लो आपके पास में हेट्रो एटॉमिक होता है, सपोज आपके पास में क्या होता है, HCl होता, तो बेटा HCl जो है, HCl में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने से क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा। These shared electrons will not be present in the center। तो हम अगर सेंटर में नहीं प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, और हमें वो डिस्टेंस मेजर कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखते नहीं है बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखते नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमें दिखते नहीं है तो मैं अगर 2 डिफरेंट साइज़ के एटम्स ले लूँगा तो मैं ये कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी क्लोरीन की तरफ है, सेंटर में तो नहीं होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स में होते हैं, और जो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट नंबर में होते हैं। तो ये श्योर बात है कि ये सेंटर में नहीं होगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकता हूँ। पर अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ जिसमें दोनों H एटम है, होमो एटॉमिक है, उनमें दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी एकदम बराबर होगी, और बराबर होगी तो आपके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये होमो एटॉमिक लिया, प्रेजेंट एट द सेंटर। तो इसलिए मैंने ये होमो एटॉमिक लिया, और जो HCl है वो मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप। तो हमारे पास में जो होता है, अलग अलग जो एटम्स होते हैं उनके लिए जब हम मेजर करते हैं तो अलग अलग टाइप की रेडियस आती है। फॉर डिफरेंट एटम देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडियस, और हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, नाम भी देते हैं। तो आगे लिखें, ये रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारे पास में, क्या सारे एटम एक जैसे बॉन्ड बना सकते हैं, क्या सारे एटम एक जैसे बॉन्ड बना सकते हैं, तो आंसर होगा नो। तो बेटा जैसे मान लो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में अगर मेटल है, मान लीजिए आपके पास में यदि मेटल है, तो मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो जब आपस में जुड़ता है, मेटल से मेटल जब कनेक्ट होगा
तो मेटल से मेटल कैसे कनेक्ट होता है बेटा? वाया मेटेलिक बॉन्ड। मेटल से मेटल का जो एटम होगा वो कैसे जुड़ेगा? वाया मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में होता है मेटल टू मेटल का अगर बॉन्ड होगा तो हम उसको क्या मानेंगे? मेटेलिक बॉन्ड मानेंगे। यस और नो बच्चों? तो मेटेलिक बॉन्ड से जब हम मेजर करेंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड में हम मेजर करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि वो उस रेडियस को जब मेजर करेंगे तो उस रेडियस को हम मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड के लिए मेटेलिक रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, ठीक है। फिर हमारे पास में दूसरा जो टाइप ऑफ एलिमेंट होता है, एक तो मेटल होता है। तो अगर मेरे पास में मान लीजिए नॉन मेटल है, और वो दूसरे नॉन मेटल के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो अब मेरे पास में नॉन मेटल जो होता है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर दोनों नॉन मेटल हैं और ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इनके बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? तो आप ध्यान रखना, नॉन मेटल के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे हम जो रेडियस मेजर करेंगे उसको कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। और ज़रूरी तो नहीं कि सारे एटम हमारे पास में, सारे के सारे एटम जो हैं वो बॉन्ड बना ले, क्योंकि अब नॉन मेटल जो होता है बेटा, मोस्टली हमारे पास में क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली हमारे पास में क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास में जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। तो मैं इनको क्लासीफाई कर देता हूँ फिर से दो पार्ट्स में। जैसे रिएक्टिव अगर हैं तो उसके लिए तो हम बॉन्ड बना लेंगे, दे विल फॉर्म बॉन्ड। रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स, दे विल फॉर्म बॉन्ड्स। बट अगर मेरे पास में वो नॉन रिएक्टिव है, तो मैं उनको बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है ना, मेरे हाथ में तो है नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में नोबल गैसेस जो होती है वो नॉन मेटल में ही आती है, तो नोबल गैसेस का फिर क्या क्राइटेरिया होगा? तो नोबल गैसेस कैसे रहती है? नोबल गैसेस रहती है बेटा फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में नहीं रहेगी। कैसे रहेगी? फ्री स्टेट में रहेगी। और फ्री स्टेट में जब आप मेजर करोगे तो उसके अंदर आपके पास में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होते हैं इंटरन्यूक्लियर, और ऐसी रेडियस को अपने बोलते हैं बेटा वंडरवॉल रेडियस। तो नोबल गैसेस के लिए हम मेजर करते हैं वंडरवॉल रेडियस। कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम मेजर करते हैं कोवलेंट रेडियस, और मेटेलिक बॉन्ड के लिए हम मेजर करते हैं मेटेलिक रेडियस। क्या यही सारे बॉन्ड्स होते हैं? नहीं, कभी कभी हमारे पास में आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। तो आपको पता है कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड्स बना रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास में आ जाए, एक आ जाए मान लो मेटल, और एक आ जाए मेरे पास में नॉन मेटल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा? तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो अगर मेरे पास में इनके बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करूँ मैं, तो मेरे पास में नेचर ऑफ बॉन्ड है बेटा आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर हम जब मेजर करते हैं तो उसमें हम जो रेडियस मेजर करते हैं उस रेडियस का नाम होता है आयनिक रेडियस। तो कुल मिला के हमें एलिमेंट्स के ये सारे के सारे रेडियसेस फाइंड करने, ठीक है ना। कुल मिला के हमें ये सारे के सारे रेडियसेस फाइंड करने। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपने एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस के बारे में, फिर पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वंडरवॉल रेडियस के बारे में, और फिर उसके बाद में कुछ फैक्टर्स देखेंगे अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। और फिर जब हम फैक्टर्स देख लेंगे तो फिर हम उसके बाद में बात करेंगे आयनिक रेडियस की, ठीक है। तो ये हमारे पास में सीक्वेंस रहेगा। तो पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस में ही चल रहा है ये सब कुछ। तो सबसे पहले लिखें कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस कोवलेंट बॉन्ड बनाने वालों के लिए मेजर होगा। और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? आपने अभी अभी समझा है। कोवलेंट बॉन्ड कौन से बनाते हैं बच्चों? बोलो। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो होंगे, यानी कि नॉन मेटल जो होंगे, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। यानी कि हमें कोवलेंट रेडियस हेडिंग लिख लो, हमें कोवलेंट रेडियस मेजर करना है। तो कोवलेंट रेडियस मेजर करने के लिए अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, फिर से बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब भी आप मेजर करोगे तो दो ऐसे एटम्स लोगे जो कि सेम होंगे,
और उनके बीच का जो डिस्टेंस जो होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में सेम एटम है और इनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कम से कम एक बॉन्ड तो बनाते ही होंगे। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करना है। इस डिस्टेंस को हम क्या नाम दें, तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोला गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम DAA से डिफाइन करते हैं, DAA से। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है मेरे पास में। और आपके पास में जब आप मेजर करेंगे यहाँ पे कि इनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब आपको क्या मेजर करना है, अब आपको यहाँ पे रेडियस मेजर करना है। तो रेडियस मेजर करने के लिए आपने यहाँ पे सपोज करें एक लाइन खींचा इन दोनों के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास में, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज रेडियस। तो ये रेडियस कैसे निकाला जाए, तो रेडियस निकाल सकते हैं आप, रेडियस ऑफ ए निकाल सकते हैं बेटा। तो रेडियस ऑफ ए निकाल सकते हैं कैसे, तो रिलेशन लिखे नीचे, रेडियस ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू DAA डिवाइडेड बाय 2, DAA डिवाइडेड बाय 2। तो कोवलेंट रेडियस फिर तो ये हो गया कि इट इज़ द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो लिखें इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज़ हाफ ऑफ internuclear distance, it is half of internuclear distance, of two same type of atoms which are bonded by a single covalent bond, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जब बॉन्डेड होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, उनके डिस्टेंस के बीच में जो हाफ डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको आप एटॉमिक रेडियस बोलेंगे बेटा। तो ये हमारे पास में हो गया कोवलेंट रेडियस डिफाइन। तो इसको आप लिख लीजिए, ये कोवलेंट रेडियस हो गया। नेक्स्ट जो रेडियस है हमारे पास में वो है बच्चों मेटेलिक रेडियस। तो हेडिंग लिखिए मेटेलिक रेडियस। रब कर देते हैं अपने सारा। तो सेकंड टाइप की जो रेडियस है बेटा वो है मेटेलिक रेडियस। लिखिए मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस में क्या होता है बेटा, मेटेलिक रेडियस उनके लिए मेजर की जाती है, ठीक है ना, उनके लिए मेजर की जाती है जिनके बीच में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मैं आपको मेटेलिक बॉन्ड भी समझाऊंगा क्या होता है। सबसे पहले आप देखें इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका भी डेफिनेशन वही है, इट इज़ हाफ ऑफ, देखें इट इज़ हाफ ऑफ internuclear distance, it is half of internuclear distance, it is half of internuclear distance of same type of atoms, which are bonded by metallic bond, which are bonded by metallic bond, ठीक है। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन हो गया। अब मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, तो देखिए बेटा मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है कि सिंपल है, आपके पास में क्या होते हैं बेटा, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। जैसे आयरन का है, तो आयरन का मेरे पास में इस टाइप से एक आपको मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, मॉलिक्यूल डिफाइंड नहीं होता उसका, उसके लिए आपको को एक लैटिस मिलता है, इसको अपने बोलते हैं एक 3D स्पेस लैटिस। यहाँ पे मेरे पास में ये पॉजिटिव न्यूक्लियसेस हैं, आयरन अगर मैं ले रहा हूँ तो ये उनके आयरन के न्यूक्लियसेस हैं मान लीजिए, और इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सब जगह है जो बीच में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हर जगह ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है बीच में। तो इस मॉडल को हम क्या नाम दें, तो इस मॉडल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और ये जो मॉडल है ये हमारा नीट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे नीट का पार्ट नहीं है।
पर क्या होता है, जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है यहाँ पे, मेटल का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या मेटेलिक बॉन्ड जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ये पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, जो आपके पास में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखी हुई है, इन्हें बोला जाता है कर्नल्स। ये होते हैं कर्नल्स, या फिर मॉलिक्यूल के या फिर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो ये कर्नल्स होते हैं, और आपके पास में जो नेगेटिव लिखा हुआ है, ये आपके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देयर विल बी सम, है ना, देयर विल बी सम, ठीक है ना, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस पॉजिटिव कर्नल्स। सो इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। एक बार के लिए तो हम यही बोलेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड क्या करता है, मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास में जो कर्नल है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, उनको अपने मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब मेरे पास में इसमें मुझे डिफाइन करना है कि भाई मेटल का रेडियस क्या होगा, तो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले अपनों ने क्या किया, दो एटम्स लिए, दो एटम्स के न्यूक्लियस लिए, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का मेजर कर लिया, और ये मैंने बोल दिया ये मेरे पास में डी, मान लीजिए आयरन अगर है तो ये डी एफ ई है, एफ ई के बीच का डिस्टेंस है, और मेरे को अगर आर ऑफ एफ ई निकालना है तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास में ये मेटेलिक रेडियस भी मेजर हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास में है वंडर वॉल रेडियस। नेक्स्ट मेरे पास में है वंडर वॉल रेडियस। तो नेक्स्ट लिखें वंडर वॉल रेडियस। तो ये उन नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड होता है जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं आपस में, ठीक है बेटा, ये उन नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड होता है जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखें, ये क्या होता है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में जेनॉन जो गैस है, जेनॉन जो गैस होती है, ये भी क्या होती है, इसके बीच में आपको पता है कि कोई जेनॉन गैस कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है रेडियस, तो क्या करते हैं, अपने जेनॉन गैस लिया, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम कूल डाउन करते हैं, उसको हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर उसको कम करते हैं, ताकि वो क्या होए, वो आपके सॉलिड स्टेट में आ जाए। जब ये सॉलिड स्टेट में आते हैं तो इनके बीच में वीक अट्रैक्शन होता है। वीक अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये जेनॉन जो मॉलिक्यूल हैं, जेनॉन जो मतलब एक दूसरे से जो बॉन्ड बना रहे हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाएगा एक, क्योंकि ये किस स्टेट में आ जाएंगे, अब ये जेनॉन किस स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में आ गए। तो अब इसका डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो अब मेजर कर पाना बहुत आसान है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मैं मेजर कर लूँगा, पर ये बीच का डिस्टेंस जो आएगा ये थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, और इसका बीच के डिस्टेंस को मैं आधा कर दूंगा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा, वंडर वॉल रेडियस हो जाएगा। तो देखें वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन्होंने कोई ओवरलैपिंग नहीं करी है यहाँ पे। तो ये दोनों एटम्स हैं, ये कैसे एटम्स है बेटा, नॉन बॉन्डेड। तो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में हम जब रेडियस मेजर करते हैं तो उस रेडियस को हम वंडर वॉल रेडियस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इज़, ठीक है ना, इट इज़ हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, it is half of internuclear distance between two nearest non-bonded atoms, ठीक है ना, it is half of internuclear distance between two nearest non-bonded atoms, ठीक है ना। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज वंडर वॉल रेडियस। तो बेटा आपके पास में जो नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, आपके पास में जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन आपके पास में नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स हमारे पास में जैसे क्लोरीन भी नॉन मेटल है और आर्गन भी नॉन मेटल है। तो अब सवाल ये होता है कि क्लोरीन के लिए कौन सा मेजरमेंट किया जाए और जेनॉन के लिए कौन सा मेजरमेंट किया जाए, दोनों ही गैसियस स्टेट में। तो बेटा नॉन मेटल ये दोनों, एक मेरे पास में है जो बॉन्ड बना रहा है अपने आपस में, और एक जो है बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो जेनॉन जो है उसके लिए तो केवल एक ही ऑप्शन है मेजर करने का, कि आप क्या करो, उसको पहले सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करो,
और फिर आप मेजर करो। तो आपके पास में इसका एक ही मेथड है, इसको पहले सॉलिड स्टेट में मेजर करके इसको कन्वर्ट करके इसका वंडर वॉल रेडियस फाइंड कर लिया आपने। जबकि Cl2 भी गैस है आपके पास में, तो Cl2 गैस को अगर आप सॉलिडिफाई करोगे तो Cl2 गैस का आप ध्यान रखें, Cl2 गैस का आप सॉलिडिफाई करेंगे तो Cl2 गैस सॉलिड में आ जाएगा, तो इसका भी वंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये इसके लिए भी डिफाइंड होता है वंडर वॉल रेडियस Cl2 के लिए। और साथ में Cl2 के एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ, मतलब ये जो आपके पास में जो मॉलिक्यूल है इसको भी सीधा आप विजुअलाइज कर सकते हो, तो इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, इससे आपके पास में आ जाएगा कोवलेंट रेडियस। तो दोनों रेडियस डिफाइंड हो जाती है नॉन मेटल्स के लिए। जैसे Cl2 है तो Cl2 के लिए कोवलेंट रेडियस भी डिफाइंड है और वंडर वॉल रेडियस भी डिफाइंड है, जो कि बॉन्ड बना रही है बेटा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, मेटल्स जो होते हैं, अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ तो मेटल्स के केस में क्या होता है, तो मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स को सॉलिड की स्टेट में है, ठीक है ना। तो मेटल के लिए हमारे पास में सॉलिड से उसको क्या कर सकते हैं, अपने वेपर स्टेट में ले जा सकते हैं, ठीक है ना, वेपर स्टेट में ले जा सकते हैं। जब अपने मेटल को वेपर स्टेट में लेके जाते हैं, ठीक है ना, मेटल को वेपर स्टेट में लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ध्यान से सुनते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सोडियम जैसे मान लीजिए मेटल है, सोडियम मेटल को आपने हीट किया तो ये क्या करता है, ये वेपर में चला जाता है और ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डाइमर की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं मेरे को, और जिनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो अब मेरे पास में मेटल्स के लिए भी दो रेडियस हम डिफाइन करते हैं। मेटल के लिए एक रेडियस तो मेटेलिक रेडियस तो था ही, और एक रेडियस हम कोवलेंट रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हैं इन वेपर स्टेट। तो ये हमारे पास में डिफरेंट ठीक है ना सिचुएशंस हैं जहाँ पे अपने रेडियस मेजर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेडियस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ रेडियस हो गए, ठीक है ना बेटा, ये हमारे टाइप्स ऑफ रेडियस हो गए। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडियस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो लिखें आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो इसमें हम लिख रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। कोई भी रेडियस हो उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं अपने आगे। ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले अपने पास में मान लीजिए हम फैक्टर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ द, ये बोल सकते हो आप, इट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि ये कितना नेट अट्रैक्शन लगा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितना नेट न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखें तो हमारे पास में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपने शॉर्ट में अपने जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और जेड इफेक्टिव की अगर मैं स्टडी करता हूँ तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, ठीक है ना, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल या फिर इन ए पीरियड। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है लेफ्ट से राइट, जबकि आपके पास में जो शेल नंबर होता है, जो शेल नंबर होता है, शेल नंबर इज़ कांस्टेंट। तो शेल नंबर अगर कांस्टेंट है और आप लेफ़्ट से राइट बढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में एलिमेंट्स हैं लिथियम, फिर आपके पास में है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आपका लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। तो आउटर शेल सेकंड चल रहा है आपके पास में, फिर इसके आउटर शेल में होता है हमारे पास में 1s2 2s2
फिर हमारे पास में होता है 1s2, 2s2, 2p1, फिर इसका होता है 2s2, 2p2, फिर इसका होता है 2s2, 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लें। फिर ये हमारे पास में होता है 2s2, 2p5। तो जब आप जा रहे हैं तो आपके पास में जो शेल है वो मैक्सिमम नंबर शेल क्या आ रहा है आपके पास में, n का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज़, n कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब शेल चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ n क्या होता है, कांस्टेंट होता है, शेल नंबर इज़ कांस्टेंट इन ए पीरियड। पर आप देखें जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो आप ये भी तो बोलेंगे ना कि इनके जो न्यूक्लियस हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके जो न्यूक्लियस है बेटा, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ते जाएंगे, यस और नो। तो अगर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं। इट इज़ द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इन ए पीरियड। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स as well as number of electrons are increasing, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ, ठीक है ना, चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। अच्छा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से होगा क्या सर, तो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आपके पास में ये वैलेंस शेल है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, न्यूक्लियस आपका। तो अगर न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलते हैं बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग, सो एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। सो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना, डिक्रीज़ होगा। ओके, दूसरा फैक्टर है मेरे पास में, दूसरा फैक्टर है, लिखें दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज second factor is number of shell, तो बेटा क्या होता है, जब आप शेल नंबर बढ़ाते हैं तो कहाँ पे बढ़ता है शेल नंबर, नीचे आते हैं, तो लिखें डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होता है। और शेल नंबर इंक्रीज होता है तो हमारे पास में क्या होता है, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होता जाता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज होता जाता है वैसे क्या होता जाता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। सो डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या होगा बच्चों, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये अगर बढ़ रहा है आपके पास में डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले पीरियड के अंदर n बराबर 1 होता है, पहला शेल ही होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में 2 शेल होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में 3 शेल होते हैं, फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में 4th शेल होते हैं, ऐसे ही 7 पीरियड्स होते हैं तो 7 शेल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते जाओगे तो क्या होता जाता है, डाउन द ग्रुप आते जाओगे तो क्या होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बेटा। तो लिखें डाउन द ग्रुप, जनरल बात बता रहा हूँ आपको, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस का क्या होगा बेटा, इंक्रीजमेंट होगा। तो ये आपके पास में सेकंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर है हमारे पास में, थर्ड फैक्टर लिखें, थर्ड फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस का जो थर्ड फैक्टर है
मैंने 2 फैक्टर बता दिए, एक तो जेड इफेक्टिव बता दिया और एक शेल नंबर बता दिया। तीसरा फैक्टर है कभी कभी आ जाता है कंपाउंड्स को लेके आ जाता है, ठीक है ना, कंपाउंड्स को लेके। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंडेंट भी होता है कभी कभी, क्योंकि अगर आप सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस नहीं मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे डबल बॉन्डेड मेजर कर रहे हैं या ट्रिपल बॉन्डेड मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे भी एटॉमिक रेडियस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि आपके पास में उस 2 एटम के बीच में, उसके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, या फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कितनी है, मतलब ये भी बोल सकते हो कि आप कितने बॉन्ड बना रहे हैं 2 एटम आपस में, तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बेटा जितने बॉन्ड बनाएंगे उतनी नज़दीकियाँ क्या होती है, बढ़ती है। मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर क्लोजर विद बी द न्यूक्लियस। लिखो, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स more will be the closeness of atoms, इनके एटम्स का क्लोजनेस ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास में आता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको बोलना है कि लेफ़्ट से राइट अगर आप जाओगे तो क्या हो रहा है, मोर अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो मोर क्लोजनेस। तो क्या होता है कि मोर अट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है बेटा। मोर अट्रैक्शन इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। ज़्यादा अट्रैक्शन जब होता है एटम्स के आपस में तो आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ करती है, तो हम ये बोलते हैं एटॉमिक रेडियस विल ऑल्सो डिक्रीज़। तो ये एक फैक्टर और होता है जो कि कभी कभी कंबाइंड स्टेट में आपको पूछता है, तो इस फैक्टर को भी आप यहाँ पे साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये हो गया। फिर हमारे पास में मान लीजिए, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, ठीक है ना, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अच्छा, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि ठीक है ना, एक लेक्चर में हम लगभग 40 मिनट्स का ही बना रहे हैं, तो लगभग 43 मिनट्स का ही बना रहे हैं बेटा, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट में ही कवर करेंगे।